हाँ, जरा सोचिए, फिलीपींस के कोने से ली गई बस एक छोटी सी मिट्टी की सैंपल। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसी मिट्टी के अंदर एक ऐसी कहानी छुपी है जो आगे चलकर लाखों जिंदगियां बचाएगी। थोड़ा रुक कर, साल था 1952। मैग्वायर नाम का एक साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ देख रहा था और वहीं उसे मिला एक खास बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रेयस। दरअसल यही वो पल था जहां से जन्म हुआ दुनिया के पहले मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का। नाम एरिथ्रोमाइसिन, एक ऐसा नाम जो आने वाले सालों में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा बनने वाला था। जब उस दौर में पेनिसिलिन ही सब कुछ माना जाता था और बहुत से लोगों को पेनिसिलिन एलर्जी थी, तब एरिथ्रोमाइसिन एक नई उम्मीद बनकर सामने आया। हाँ, अब समझिए। साल 1957 में एफडीए ने इसे अप्रूव किया और धीरे धीरे हर हॉस्पिटल और क्लिनिक में एक लाल रंग की बोतल दिखने लगी, ई मेसिन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, वूपिंग कॉफ हो, स्किन इन्फेक्शन, क्लेमिडिया या डिप्थीरिया, डॉक्टर का भरोसा अक्सर एरिथ्रोमाइसिन पर ही जाता था। दरअसल ये दवा उस समय की जरूरत बन चुकी थी। जहां पेनिसिलिन नहीं दिया जा सकता था, वहां एरिथ्रोमाइसिन काम आता था। लोगों को राहत मिलती थी, इन्फेक्शंस काबू में आने लगे और ये एंटीबायोटिक धीरे धीरे एक जाना पहचाना नाम बन गया। आप जरा ध्यान से सुनिए। साइंस के हिसाब से एरिथ्रोमाइसिन एक शार्प निशानेबाज की तरह काम करता है। ये बैक्टीरिया के अंदर जाकर 50S राइबोसोमल सब यूनिट पर बैठ जाता है और साफ कह देता है, अब प्रोटीन बनना बंद। प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाएगा। थोड़ा रुक कर, कम डोज में ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक। लेकिन ज्यादा डोज में ये बैक्टीरिया को मार भी सकता है, बैक्टीरियासाइडल। अब बात डोज की। हर बीमारी के लिए डोज अलग होती है। नॉर्मल निमोनिया में 250 से 500 मिलीग्राम हर 6 घंटे 7 से 14 दिन तक। क्लैमिडिया में 500 मिलीग्राम हर 6 घंटे 7 दिन। वूपिंग कॉफ में बच्चों के लिए 30 से 50 मिलीग्राम प्रति किलो वजन रोज। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, इसे खाने के साथ लेना जरूरी है, वरना पेट इसे बिल्कुल माफ नहीं करता। पर जरा रुकिए, हर हीरो की एक कमजोरी होती है। एरिथ्रोमाइसिन भी मोटाइलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। इसका मतलब स्टमक की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। नतीजा, नोजिया, क्रैम्प्स, डायरिया। लगभग 20 से 30% लोगों में ये परेशानी दिखती है और कुछ रेयर मामलों में क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, एरिथमिया और एक खामोश खतरा, कोलेस्टैटिक हेपेटाइटिस। हाँ, 1980 के दशक तक ये राजा था। फिर आए इसके नए वर्जन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन। सेम फैमिली लेकिन ज़्यादा सेफ और आरामदायक। एरिथ्रोमाइसिन धीरे धीरे पीछे चला गया। आज 2025 में भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर तब जब पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी हो। रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है, करीब 20 से 40%। और एस्टोलेट फॉर्म, वो लिवर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। फिर भी कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब बैक्टीरिया अपनी पुरानी आदतें भूलने लगते हैं, तब एरिथ्रोमाइसिन फिर से याद किया जाता है, एक पुराने योद्धा की तरह जो जरूरत पड़ने पर वापस बुलाया जाता है। वही मिट्टी की सैंपल जो 1952 में फिलीपींस से मिली थी, आज भी कहीं किसी लैब में रेजिस्टेंस के खिलाफ टेस्ट हो रही है। तो सवाल वही है, एरिथ्रोमाइसिन खत्म हो चुका है या एक दिन फिर से लौटेगा?